Hello, Jai Hind students. Very good afternoon, everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है? क्या मैं प्रॉपरली दिखाई दे रही हूँ? एक बार फटाफट से बता देंगे तो इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं. वेरी गुड आफ्टरनून, एवरीवन. कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी? नोट्स प्रॉपरली बना रहे हो कि नहीं? क्वेश्चंस कर रहे हो कि नहीं? जय हिंद एवरीवन. आई होप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है. ओके. लास्ट लेक्चर में आई होप किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी. हम लोगों ने वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ली थी. हम लोगों ने कुछ न्यूट्रिशन वगैरह भी देखा था. वहाँ पे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स थे, इनकी भी हम लोगों ने बात कर ली थी, राइट? ओके, तो आज हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत कि ये किस बारे में है. क्योंकि हम लोगों ने जब इन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तब मैंने तुमको एक छोटा सा ट्रेलर दे दिया था कि भैया चीज़ें पच कर फिर अल्टीमेटली जैसे एनर्जी बन रही हैं, वही सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी थी. बात आ जाती है अब यहाँ पे किस चीज़ की? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो लेट्स सी अबाउट इट. चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में डाइजेशन, पाचन. पाचन का मतलब होता है चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना. दिस इज डाइजेशन. तो फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ना है. इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ना है कि अल्टीमेटली ये हमारे ब्लड में जाकर हमारे सेल के, हमारे हर एक सेल तक, पूरे शरीर के हर एक सेल तक पहुंच चुके. क्योंकि उसके बाद में जाकर फिर क्या होना है? उसी खाने से एनर्जी बनना है, राइट? तो डाइजेशन का मतलब चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल फॉर्म कौन सा हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है ग्लूकोज. तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूटते हैं. प्रोटीन्स की मैं बात करूं तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में टूटते हैं. अमीनो एसिड्स यानी कि उनका छोटा हिस्सा हो गया जिसमें अल्टीमेटली टूटकर वो ब्लड में घुलने वाले हैं. इसके बाद में एक आपका आ जाता है फैट्स. तो फैट्स किस चीज में टूटते हैं? फैट्स या फिर तुम लिपिड्स बोल सकते हो. ये टूटते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल. ये करवाना है हम लोगों को, ठीक है? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल. तो ये हम लोगों का पूरा प्रोसेस चलने वाला है. यानी कि हमें ये देखना है कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से ये चीज़ें इस तरह से टूट रही हैं. लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिर्फ हम ऐसे हैं. हमारा जो न्यूट्रिशन है वो एक ऐसा पर्टिकुलर प्रकार का न्यूट्रिशन है जहाँ पे चीज़ें हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही हैं और उनसे फिर हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद से खाना बना रहे हैं, जिनको बाहर से खाना खाकर फिर उसको पचाकर फिर उससे एनर्जी नहीं बना पाती, वो खुद का खाना बना रहे हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो शरीर के बाहर चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं. जैसे हम शरीर के अंदर डाइजेशन करते हैं, वो एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक कर रहते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यानी कि अलग अलग तरीके होते हैं सबके. और सबसे पहले हम यही चीज़ देखने वाले हैं. टॉपिक लिखना बेटा, न्यूट्रिशन. ठीक है? तो न्यूट्रिशन आपका दो प्रकार का होता है. एक तो हो जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जहां पे खुद से ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक. जैसे हम खुद से खाना बना सकते हैं क्या? नहीं, हम खाना पका रहे हैं, खुद से बना नहीं रहे हैं. तो दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एक जो न्यूट्रिशन जिसमें हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक. ये चीज़ हम बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दो प्रकार के ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं. ऑटोट्रॉफिक में डिपेंड करता है कि खुद से
किस चीज से खाना बनाया जा रहा है। अगर लाइट की मौजूदगी में खाना बनाया जा रहा है खुद से, तो ये कौन कर रहा होता है, ये प्लांट्स कर रहे होते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रोफिक। यही अगर केमिकल्स की मदद से खुद से खाना बनाया जाएगा तो उनको बोला जाएगा कीमो ऑटोट्रोफिक। और इसमें आ जाते हैं कुछ चंद बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। यही हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, यानी कि यहाँ पे हम लोग खुद से रॉ मटेरियल नहीं बना रहे हैं, तो 3 प्रकार का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसको देखना। एक है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है, होलोजोइक यानी कि हमारे शरीर में जो चल रहा है, जहां पे शरीर के अंदर चीजें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही हैं, यानी कि इंटरनल डाइजेशन हो रहा है और फिर उनसे ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर कर सारे सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, ह्यूमंस लिख दूंगी। ह्यूमंस के साथ में अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद में एक है सैप्रोफिटिक प्रकार। सैप्रोफिटिक से रिलेटेड डिफेंस के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा। यहाँ पे एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। एक्सटर्नल डाइजेशन का मतलब चीजें शरीर के बाहर पचाई जाती हैं, फिर उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये जो हो रहा है ये सड़े गले खाने के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये फीड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले खाने के ऊपर। और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाता है, फंगस। फंगस सड़े गले खाने के ऊपर फीड करता है और चीजों को शरीर के बाहर ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इसके बाद में तीसरा प्रकार आ जाता है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब है एक्सक्यूज मी, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक के रहना, भले ही उसके शरीर के अंदर या फिर उसके शरीर के बाहर, और उससे फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मच्छर हो गया, मच्छर हमारा खून चूस के उसका खाना हो रहा है, यानी कि वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। या फिर तुमने अमरबेल देखी है, तुम में से किस किस ने अमरबेल देखी है, जो एक येलो कलर की होती है, पेड़ों के ऊपर बिछी हुई होती है, वो एक पैरासाइट है। वो खुद का क्लोरोफिल नहीं बना सकती, इसीलिए वो येलो कलर की होती है। तो वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है अपने न्यूट्रिशन के लिए, जिसको कस्क्यूटा बोला जाता है। तो डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या फिर जो इंटेस्टाइन में वॉर्म्स हो जाती हैं वो, है ना, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कस्क्यूटा, एग्जाम्पल इसका कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, क्या ये क्लियर है, एक बार प्लीज मुझे बता देंगे। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर है बेटा? ओके परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं अभी। चलो अब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। तो भाई हमारे डाइजेशन में क्या प्रक्रिया चल रही है, इस चीज को देखना बहुत आसान सी चीज है, जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन यानी कि हमने खाना खाया, ठीक है, उसके बाद में उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, यानी कि हमने उसे पचाया। उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको ब्लड में एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में जो हर एक सेल तक आपका न्यूट्रिशन पहुंच चुका है, उससे एनर्जी बनाना, कन्वर्जन टू एनर्जी, इसको बोला जाता है एसिमिलेशन। कन्वर्जन टू एनर्जी, इसको बोला जाता है एसिमिलेशन। एंड अल्टीमेटली आपका आ जाता है एजेशन, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से बाहर निकाल देना। तो इन 5 स्टेप्स में आपका पूरा डाइजेशन चल रहा है, और ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। एक और बार फिर भी मैं बता देती हूँ, खाना खाया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उसके बाद में ब्लड की सहायता से, ब्लड से होते हुए इसको पहुंचा दिया जाता है तुम्हारे हर एक सेल तक। तो क्या हुआ, एजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, उसके बाद में सेल में जाकर एसिमिलेशन, और वेस्ट प्रोडक्ट का एजेशन। ये 5 स्टेप्स में तुम्हारा पूरा डाइजेशन चल रहा है। अब यहां देखना,
देख बच्चा, ये तुम्हारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसके सारे ऑर्गन्स मिलजुल कर डाइजेशन का, पाचन का काम कर रहे हैं। अब माउथ से लेकर एनस तक ये जो पूरी कतार में ऑर्गन्स जमे हुए हैं, इसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि जीआई ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। क्या बोला मैंने? यहाँ देखो, कहाँ गया, एलिमेंट्री कैनाल या फिर जीआई ट्रैक्ट। जीआई का फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। ठीक है, अब एक एक करके हम शुरुआत करते हैं ये समझने की कि किस तरह से पाचन हो रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मुंह से। तो भाई मुंह के अंदर दो प्रकार का आपका डाइजेशन हो रहा होता है। यहाँ देखो, सबसे पहली बात, मुंह में दांत मौजूद होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में चबा देते हैं जब हम खाने को, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है खाना। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ देखो, ये अनार के दाने जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, या फिर ये वाला जो हिस्सा है, या फिर मुंह के नीचे ये जो हिस्सा है, ये सारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो आपके मुंह में सलाइवा यानी कि थूक को सिक्रीट करते हैं। तो तुम्हारे मुंह में जो सलाइवा है वो भी पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। कैसे? अब यही चीज समझो। तो लेट्स सी माउथ में किस प्रकार का डाइजेशन हो रहा है। एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन, यानी विदाउट एनी केमिकल्स, यानी कि जो दांत कर रहे होते हैं उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोला जाता है। मैकेनिकल, दैट इज विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, जो आपकी बत्तीसी है उसकी मदद से होता है। और एक जो डाइजेशन है वो होता है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, केमिकल डाइजेशन हो रहा होता है सलाइवा में मौजूद एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज या फिर इसको टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है बेटा। और ये जो टाइलिन है ये तुम्हारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करवाना शुरू कर देता है। 30% कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है इस पर्टिकुलर एंजाइम के चलते। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया बताइए किस चीज का डाइजेशन मुंह में शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का कितने प्रतिशत? 30%। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। कितने प्रकार का डाइजेशन होता है? एक मैकेनिकल और एक आपका केमिकल डाइजेशन। तो ये दो प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स का 30% डाइजेशन। एक फन फैक्ट ये है कि आपके मुंह में, चलो तुम बताओ, सोच के बताओ, तुम्हारे मुंह में ऑन अ डेली बेसिस कितना सलाइवा सिक्रीट होता होगा? बताओ, गूगल की मदद से नहीं, बस सोच के बताओ, कितने ml, कितने लीटर, क्या बताइए। दस लीटर नहीं होता बेटा, 10 लीटर बहुत ज्यादा होता है। 10 लीटर 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा, 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे थोड़ा। अब हम जरा दांतों की बात कर लेते हैं। ह्यूमन डेंटिशन की जब हम बात करते हैं तब हमारी गुरु माता एनसीईआरटी जो किताब है उसमें 3 टर्मिनोलॉजीज लिखे हैं ह्यूमन डेंटिशन को बताने के लिए। ठीक है, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है डायफियोडोंट डेंटिशन। डायफियोडोंट का मतलब है जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक जो दूध के दांत होते हैं, ठीक है, दूध के दांत होते हैं, और एक आपके होते हैं जो आपके परमानेंट दांत होते हैं। ठीक है भैया, अब इस चीज को समझना कि ये 2 ही बार दांत आ रहे हैं, उसके बाद में तुम्हारे जीवन में और कोई एडिशनल दांत नहीं आएंगे। इसीलिए तुम्हारे मुंह में जो दांत मौजूद हैं वही दांत सबसे ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि अगर ये गए तो फिर तुम्हें आर्टिफिशियल दांत लगवाना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल नेचुरल जैसा बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं कर सकता। हाँ, आर्टिफिशियल को बनाया जाता है नेचुरल जैसा, लेकिन नेचुरल नेचुरल होता है। इसीलिए तुम्हारे मुंह में मौजूद जो हर एक दांत है वो हीरे से भी ज्यादा कीमती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाती है बात? डायफियोडोंट का मतलब जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, जिनको डेसिडियस टीथ भी बोला जाता है, और एक होते हैं परमानेंट टीथ, जो बत्तीसी है तुम्हारी।
ठीक है। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, और जो परमानेंट हैं वो 28 या फिर 32 होते हैं। अभी मैं समझाऊंगी 28 या 32 मैंने दोनों चीजें क्यों लिखी हैं। ठीक है। इसके बाद में बात आ जाती है, दूसरा टर्म है हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रोडोंट डेंटिशन का मतलब तुम्हारे मुंह में एक से ज्यादा प्रकार के दांत होते हैं, सारे के सारे एक जैसे दांत नहीं है, अलग अलग प्रकार हैं। अब वो अलग अलग कौन से प्रकार हैं इस चीज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मुंह को ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स में मैंने डिवाइड किया, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट्स। तो इसमें सबसे पहला और जो दूसरा वाला दांत है, इनको बोला जाता है बेटा इंसाइजर्स। इंसाइजर जो चीजों को कुतरने में काम आते हैं, काटने में काम आते हैं। ठीक है। जैसे वो रैबिट होता है, रैबिट के ये आगे वाले दांत ही एकदम बड़े बड़े होते हैं, तो वो कुतरता है चीजों को। तो ये आपके इंसाइजर जो हैं वो चीजों को कट करने का काम करते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो दांत है, ये चीजों को फाड़ने का काम करता है। इनको कैनाइन बोला जाता है। कैनाइन की जड़ सबसे ज्यादा लंबी होती है तुम्हारे मुंह में। तो कैनाइज जो होते हैं, तुम टच करके देखो, 1 2 तीसरा जो दांत है वो बहुत तीखा सा दांत होता है। ये कार्निवोरस एनिमल्स में इसीलिए बहुत ज्यादा तीखा होता है, वेम्पायर्स में इसी को तीखा दिखाया जाता है, क्योंकि ये चीजों को फाड़ने का काम कर रहा होता है। तो दिस इज द कैनाइन। इसके बाद में चौथे और पांचवें नंबर पे जो दांत है, इसको बोला जाता है प्री मोलर। मोलर से पहले, दाढ़ से पहले जो 2 दांत हैं उनको प्री मोलर्स बोला जाता है। और उसके बाद में फिर आ जाता है 6 7 और 8 नंबर पे तुम्हारे मोलर्स, यानी कि तुम्हारी दाढ़। तो ये जो नंबर है, इन्हीं से तुम्हारा डेंटल फॉर्मूला बनकर रेडी होता है। डेंटल फॉर्मूला यानी कि ये दर्शाता है कि कौन से प्रकार के कितने दांत मौजूद हैं। एडल्ट्स में ये डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, यानी कि 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स। तो एडल्ट्स में ये होता है डेंटल फॉर्मूला। बच्चों की मैं बात करूं, चिल्ड्रन, तो बच्चों में होता है 2 1 0 2। तो आप मुझे ये बताइए कि बच्चों में इनमें से कौन सा दांत एब्सेंट होता है? बताइए कौन सा दांत यहाँ पे एब्सेंट होगा। अब बात यह आ जाती है कि कुछ लोगों में 28 दांत क्यों होते हैं और कुछ लोगों में 32 क्यों होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है ना बेटा, वैसे वैसे हमारा ये जो जबड़ा है, जो जॉ है, इसका साइज छोटा होता गया है। तो आखिरी वाली जो दाढ़ है उसके लिए अब इतनी ज़्यादा जगह बची नहीं है, और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। इसमें कभी भी सड़न होती है ना, तो इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया जाता है, सीधे इसको हटा दिया जाता है। कुछ कुछ लोगों में नहीं आता, कुछ कुछ लोगों में टेढ़ा आता है, तो उसको हटवाना पड़ता है। तो इसीलिए फिर 28 हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रीमोलर्स यहाँ पे मौजूद नहीं होते, बच्चों में प्रीमोलर्स मौजूद नहीं होते। तो अगर तुम इसको काउंट करोगे, 2 और 1 3 और 2 5, 5 5 5 5, 20 दांत आपके हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं आखिरी वाले मोलर, जो आखिरी वाली दाढ़ है जिसको अकल दाढ़ बोला जाता है, तो ये इसीलिए कुछ लोगों में नहीं आती, क्योंकि जबड़े का साइज एवोल्यूशन के साथ में छोटा हो गया, और ये कोई बड़ी डील नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, टेढ़ा भी आ सकता है। तो बस इतना भगवान से प्रे करो कि टेढ़ा ना आए, नहीं तो निकलवाने में फिर बहुत पचड़ा होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा डेंटल फॉर्मूला हो गया। यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चा लोग। टीथ के स्ट्रक्चर की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। दांत का स्ट्रक्चर हमारा कैसा दिखता है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, ये है इनामल। इनामल आपके शरीर का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। क्या बोला मैंने? हार्डेस्ट, यानी कि तुम्हारी हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड है ये, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। तो बात ये आती है, तो फिर ये इसमें कैविटीज में सड़न कैसे हो जाती है? इतना ज़्यादा हार्ड होने के बाद भी ये सड़ कैसे जाता है, ये चीज़ भी अभी समझेंगे। एनामल के नीचे मौजूद होता है डेंटिन, और डेंटिन के नीचे मौजूद होता है ये पल्प। पल्प ही है जिसके अंदर नसें मौजूद होती हैं। आपका जो दांत है ना, ये जिंदा है, जिंदा है इसीलिए इसमें दर्द होता है। तो ये जो है, ये नसें मौजूद होती हैं पल्प के अंदर। मसूड़ों के ऊपर वाला जो हिस्सा हमें दिखता है उसको बोला जाता है क्राउन, और जो जड़ें हैं उनको बोला जाता है रूट। तो ये कुछ इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर होता है। अब बात ये आ जाती है, सड़न क्यों होती है, इस चीज को समझना। बेटा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स।
ये जो बैक्टीरिया है इसको तुम्हारे दांतों के बीच में जो फंसा हुआ खाना है ना, ये बहुत पसंद है। अब हमेशा तुम्हें ये बोला जाता है कि 2 बार ब्रश करना चाहिए हमें, दिन में रात में ब्रश कर कर सोना चाहिए। तुम में से कितने बच्चे रात में ब्रश कर कर सोते हैं? ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर दांत के बीच में खाना फंसा हुआ रह गया, स्पेशली अगर शक्कर, तो इसको बड़ी पसंद है, इसको दांतों के बीच का खाना ही बहुत पसंद है। और जब ये रात में तुम सोते हो तब इसकी होती है दावत, और जब ये तुम्हारे खाने के ऊपर फीड करता है जो तुम्हारे दांतों में फंसा हुआ है, तब ये रिलीज करता है एक एसिड। और वो जो एसिड है, जैसे ही वो एसिड तुम्हारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम कर देता है, वैसे ही तुम्हारा जो इनामिल है वो घुलना शुरू हो जाता है। इनामिल स्टार्ट्स टू डिजोल्व। और एनामिल घुलना शुरू हो गया यानी कि क्या हो जाएंगी? कैविटीज हो जाएंगी, केरीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो भैया हमारा चल रहा होता है, इसीलिए 2 बार ब्रश कर कर सोना ही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो सड़न हो जाएगी। अब सड़न के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये देखो, पहले यहाँ पे सड़न थी, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने बोला कि ठीक है यार कोई बात नहीं, इतनी सी सड़न है, कोई ध्यान नहीं दिया हमने। फिर वो सड़न यहाँ तक फैल गई। उसके बाद में वो सड़न जैसे ही आपके पल्प तक पहुंचती है, वैसे ही क्या हो जाता है, पल्प में फिर नसें मौजूद हैं, तब शुरू होता है दर्द होना, और तब फिर सीधे नौबत आती है रूट कैनाल की। कोई भी डेंटिस्ट अपनी मर्जी से रूट कैनाल नहीं करता, अगर पल्प तक पहुंच गया है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और आरसीटी का मतलब क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? तुम्हें दर्द हुआ क्योंकि पल्प तक इन्फेक्शन फैला, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में इस पल्प को ही हटा दिया जाता है, ना यानी कि ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, पल्प ही हटा दिया तो लाश की तरह तुम्हारा दांत पड़ा रहेगा मुंह के अंदर, यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल भर दिया जाता है और तुम्हारा दांत फिर बच जाता है, ये बोलो कि उसको निकालने की नौबत नहीं आती। बताएंगे एक बार कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चा? हेलो जी, बोलो जी। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब देखना, अब क्या होता है, खाना जो तुम्हारा है अब वो मुंह में जितना भी उसका डाइजेशन होना था वो हो चुका है। अब ये खाना पहुंचता है तुम्हारे फूड पाइप में, यानी कि तुम्हारे ईसोफेगस में। ये क्या है? दिस इज योर फूड पाइप। तो खाना अब यहाँ से अब यहाँ आ गया है, ये है तुम्हारा फूड पाइप। और ये फूड पाइप कहाँ तक लेकर जाएगा खाने को? यहाँ तक लेकर जाएगा। ये रहा तुम्हारा स्टमक। ठीक है, अब यहाँ तक, ये स्टमक को थोड़ा सा और क्लियरली दिखाऊं, इसके ऊपर लिवर आ गया है, तो ये है तुम्हारा स्टमक। अब यहाँ तक तुम्हारा खाना आने के लिए ये बीच में जो रास्ता है ये फूड पाइप का रास्ता है, विच इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस। तो ये फूड पाइप अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का होता है लेंथ में, एवरेज, ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर का होता है। और इसमें जो खाना आ रहा है तुम्हारे मुंह में, जो खाना डाइजेस्ट हो गया है थोड़ा बहुत, जो सलाइवा से मिल गया है, और वो जो खाना अब तुम्हारे ईसोफेगस में आ रहा है उसको बोला जाता है बोलस। बोलस, अब ये बोलस तुम्हारे फूड पाइप में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये मसल है, ये जो तुम्हारा ईसोफेगस है ना, ये एक मसल है। तो मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, यानी कि एक वेव जैसा मोशन चलता है खाने को नीचे पहुंचाने के लिए। और इस वेव जैसे मस्कुलर मोशन को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी तुम्हारी गुरु माता किताब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वेव लाइक मोशन होता है तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब खाना कहाँ पहुंच गया है? खाना पहुंच गया है अब तुम्हारे पेट के अंदर। और पेट के अंदर क्या सारी चीजें चल रही हैं इसको मैं तुम्हें बताती हूँ। 5 उंगलियां, 5 इसके स्टमक में चीजें हम लोगों को कवर करनी है। ठीक है, तो स्टमक आपका कुछ ऐसा है, जे शेप्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तुम्हारे स्टमक के अंदर। HCl रिलीज हो रहा है, इतना एक एसिड, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज हो रहा है। इसके 2 काम होते हैं। पहला काम होता है टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया।
अगर तुम्हारे खाने के साथ में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया है, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो HCl उसको जला के खाक कर देता है। तो टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, ये इसका सबसे पहला काम हो जाता है। दूसरा काम अभी मैं बताऊंगी तुमको, यहाँ पे लिखेंगे। अब बात ये आ जाती है कि यार अगर एसिड को हम हाथ से ही टच करें तो हमारे हाथ जलने के चांसेस होते हैं, तो फिर हमारे स्टमक की लाइनिंग तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हमारे पेट क्यों नहीं जलता? पेट भी जल जाना चाहिए भैया। तो वो नहीं जलता, क्यों नहीं जलता? इसका कारण है इसलिए क्योंकि आपके स्टमक में ना इस प्रकार की लाइनिंग मौजूद होती है, ऐसी लाइनिंग है। किस चीज की? म्यूकस है यहाँ पे। म्यूकस की इस लाइनिंग के चलते तुम्हारा जो स्टमक की लेयर है वो जलती नहीं है। तो दूसरी चीज जो यहाँ पे रिलीज हो रही है वो क्या है? म्यूकस। ठीक है भैया। म्यूकस के बाद में तीसरी चीज आ जाती है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो सोया हुआ एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है। इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? HCl कन्वर्ट करता है। तो इसका एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, और ये पेप्सिन बेटा प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करवाता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करवाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, तुम जवाब दोगे स्टमक से शुरू हो रहा है। सिर्फ प्रोटीन का ही नहीं, लिपिड्स का डाइजेशन भी यहीं से शुरू होता है, यानी कि फैट्स का। तो रिलीज होता है लाइपेज, जो कि फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है। इसके बाद में पांचवी चीज आ जाती है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर तुम्हारे शरीर में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करवाता है। यानी कि जैसे आपका विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करा रहा था ना, बिल्कुल उसी प्रकार से विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग स्टार लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 पॉइंटर्स। क्या ये पॉइंटर्स सब लोगों को क्लियर है? एक बार मुझे बता देंगे। 5 चीजें हैं जो स्टमक में हो रही होती हैं। HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, लाइपेज और इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सारी चीजें रिलीज होती हैं। फैट्स का, प्रोटीन्स का, दोनों का डाइजेशन आपके स्टमक से शुरू होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? HCl होने की वजह से तुम्हारे स्टमक का जो pH है, स्टमक pH, वो कितना होता है? अराउंड 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। इतना होता है स्टमक का pH। ठीक है, ओके जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ सेल्स हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, जो इन चीजों को रिलीज कर रहे होते हैं। जैसे कि आ जाता है आपका गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करते हैं। पेराइटल सेल्स, जिनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोला जाता है, ये जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है। पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स बोला जाता है, ये गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl को रिलीज कर रहे होते हैं। और चीफ सेल्स जो हैं वो पेप्सिनोजन को रिलीज करते हैं। इन तीनों को आप याद रखेंगे। ठीक है, गॉबलेट सेल्स फॉर म्यूकस, पेराइटल सेल्स फॉर HCl एंड चीफ सेल्स फॉर पेप्सिनोजन। इन तीनों चीजों को याद रखना बच्चे। ठीक है। अब खाना कहाँ आ जाएगा? तुम्हारे स्टमक से निकलकर अब जो खाना आएगा वो आएगा इस छोटी आंत में। छोटी आंत यानी कि ये है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी सी है, फिर भी इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है? और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी सी है, फिर भी इसको लार्ज क्यों बोला जाता है? क्या किसी को पता है ये बात? अगला टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या किसी को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोला जाता है? बताइए। किसी को नहीं पता? ना,
लॉन्गर नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी सी है, तब मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लंबी है, फिर भी उसको स्मॉल बोला जा रहा है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन आपकी छोटी होती है। अब मैं रीजन बताती हूँ, यहाँ पे रीजन है बेटा डायमीटर का, चौड़ाई का। स्मॉल इंटेस्टाइन की चौड़ाई जो है, जो डायमीटर है, वो कम होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोला जाता है। ठीक है, डायमीटर छोटा है। अब ये इतनी लंबी सी है, तो इसको हम लोगों को समझने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 हिस्से हैं? सबसे पहला डिओडेनम, फिर आ जाता है जेजुनम, और उसके बाद आ जाता है इलियम, ILEUM, इलियम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब देखो स्टमक। स्टमक से खाना किस में आया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से जो खाना आया है, इसके साथ में 2 और जगह से सिक्रेशन यहाँ पे आ रहे होते हैं, और वो दोनों चीजें हम लोगों को यहाँ पे 3D में विजिबल होंगी। एक तो ये जो दिख रहा है तुम्हारे शरीर का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, ये तुम्हारा लिवर है, ये भी अपना सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेगा। और पीछे ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सूखी हुई पत्ती जैसा, पैंक्रियाज है, ये भी अपना सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में अब डालने वाले हैं। तो जरा इस चीज को हम देखते हैं। pancreas and liver। अच्छा, एक बात बताओ, स्टमक से जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, उसका नेचर कैसा होगा? वॉट इज द नेचर? एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा? सबसे पहली बात, उसको बोला जाता है काइम। जैसे आपके मुंह से ईसोफेगस में जाने वाले को बोलस बोला गया था ना, इसको काइम बोला जाता है। और स्टमक से जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तब बीच में एक दरवाजा लगा होता है, ये देखने के लिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन से उल्टा कहीं वापस पेट में ना चला जाए खाना, और उस पर्टिकुलर गेट को बोला जाता है पाइलियोरिक स्पिंस्टर। बताइए। यस, वेरी नाइस। एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि HCl रिलीज हुआ था, है ना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बच्चे। देखो, अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें ये पता है कि काइम का नेचर कैसा आया है। आपका काइम का नेचर आया है एसिडिक। ठीक है। अब पैंक्रियास जो है, पैंक्रियास कुछ एंजाइम्स डालते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन में मदद करने के लिए। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एक तो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स के डाइजेशन में मदद करवाएगा। एक है आपका अमाइलेज। अमाइलेज आपका मुंह में भी किस चीज में मदद कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन पे। यहाँ में भी कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में मदद करता है। और एक और है लाइपेज। स्टमक का लाइपेज अलग था, ये पैंक्रिएटिक लाइपेज है, और ये फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये अपने सिक्रेशंस इसमें डालता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आ जाती है कि ये पैंक्रियास के एंजाइम्स बोलते हैं कि भैया हमें काम करने के लिए ना कुछ हमारी शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलती है, बताओ भैया क्या क्या शर्तें हैं। पहली शर्त, जो काइम आ रहा है वो एसिडिक आ रहा है, हम एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते, हमें बेसिक मीडियम चाहिए काम करने के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद करने के लिए फिर आता है पिक्चर में लिवर। बिल्कुल सही है वल्लभी। यहाँ पे लिवर एक जूस सिक्रीट करता है जिसका नाम है बाइल। एक ग्रीनिश येलोइश कलर का ये लिक्विड होता है जो इनके नखरे उठाने के लिए बना हुआ होता है, जो भी इनकी डिमांड्स है उनको पूरा करने के लिए। तो सबसे पहली डिमांड है एल्केलाइन मीडियम चाहिए, तो बाइल मेक्स द मीडियम एल्केलाइन। सबसे पहली शर्त इसने मान ली। दूसरी शर्त पैंक्रिएटिक एंजाइम्स की है कि भैया लाइपेज बोलता है कि जो फैट के टुकड़े आ रहे हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े टुकड़े आ रहे हैं, मुझे उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ कर दो, जिससे कि फिर मैं उनके ऊपर काम करके उन्हें और छोटे टुकड़ों में तोड़ के दूं। जैसे बचपन में मम्मी हमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर देती थी ना, बिल्कुल उसी प्रकार से लाइपेज बोलता है कि छोटे छोटे टुकड़े करके दो। तो बाइल बोलता है ठीक है, इसमें भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रक्रिया को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू smaller particles।
breaking down of fats into smaller pieces. ठीक है, तो ये हो गया, ये बाइल ने पैंक्रियास के जो भी नखरे थे वो उठा लिए। लेकिन एक चीज याद रखना, बाइल के खुद के पास में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद नहीं है, ये सिर्फ नखरे उठाने के लिए बना हुआ है। इट डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ऑल्सो ये जो लिवर है, लिवर कंटिन्यूसली बाइल सिक्रीट करता रहेगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरे वक्त तो जरूरत है नहीं, जब हम खाना खा रहे हैं तभी जरूरत है। तो लिवर के द्वारा ये जो बाइल प्रोड्यूस होता है, ये स्टोर कहाँ होता है? स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर ये रहता है, फिर जब जरूरत पड़ती है तब गॉल ब्लैडर से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर। ओके, अब बात आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये भी खुद का एक एंजाइम रिलीज करता है, खुद का एक जूस रिलीज करता है, जिसको बोला जाता है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस विच इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा कार्यक्रम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा होता है। हाउ आर स्टोन्स फॉर्म्ड? तो बेटा क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है ना, तब ये कैल्शियम के स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, किडनी में भी, गॉल ब्लैडर में भी। फिर वो कॉलीलिथियोसिस, कॉलीसिस्टिक लिथियोसिस बोला जाता है, जहां तक मुझे इस चीज का याद आ रहा है। फिर वहां से उनको स्टोन्स को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभार गॉल ब्लैडर को भी हटा दिया जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोरेज करने का काम कर रही होती है, एक एडिशनल बस एक थैली होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें जानना है वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, यानी कि जितने छोटे टुकड़ों में तोड़ना था अब वो यहाँ पे तुम्हारा हो चुका है। तो अब आप मुझे बताओ कि डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में अगला स्टेप क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, बताइए। अगला स्टेप क्या होगा? यस, वेरी नाइस, एब्जॉर्प्शन। शाबाश, एब्जॉर्प्शन हमारा अगला स्टेप होगा। और देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है ना, वो एकदम प्लेन सी दीवार नहीं होती, एकदम सीधी सीधी दीवार नहीं होती, उसमें इस प्रकार के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको बोला जाता है विलाई। चलो इनको मैं समझाती हूँ। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार सिंपल सी ऐसी मौजूद नहीं है, वो कैसी है, इस प्रकार की मौजूद है। ठीक है, अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको बोला जाता है विलाई। अब क्या होता है बेटा, विलाई में यहाँ पे नीचे ब्लड वेसल्स बैठी हुई हैं कि भैया अच्छा पच गया क्या खाना, लाओ दे दो। तो ये जो पचा हुआ खाना है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा और तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको लेकर तुम्हारे हर एक सेल तक पहुंच जाएंगी। तो इस प्रकार से जो खाने का एब्जॉर्प्शन है वो भी मैक्सिमम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चला गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंटर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, वो भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। यस, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन है उसका रेट बढ़ गया है क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ जाता है। ऑल्सो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की बात करी ही गई है, तो बेटा क्या होता है, जो ये बाइल है ना,
इस बाइल का कंपोजिशन, ये थोड़ा डिटेलिंग हो जाएगा लेकिन जस्ट फॉर अ फैक्ट कि बाइल का कंपोजिशन अगर ज़रा सा भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वगैरह जैसे ही बढ़ती है तो वो क्रिस्टलाइज होकर भी स्टोन्स बना लेता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो यानी बाइल का कंपोजिशन इधर उधर होने पे भी स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं। सरफेस एरिया बढ़ गया था तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर बात ये आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होगा। इतना तो हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। तो सबसे पहली बात, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है इसीलिए उसको लार्ज बोला गया। लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जैसे वहां पे हम लोगों ने डिवाइड किया था ना 3 हिस्सों में, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, उसी प्रकार से इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिससे और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता उनसे भी रिमेनिंग वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। शरीर कोई भी चीज़ जो शरीर के काम की है उसको एक्सक्रीट नहीं करता, वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे वाटर और न्यूट्रिएंट्स ले ले। तो जो रिमेनिंग वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। इट एब्जॉर्ब्स मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल जिसको एक्सक्रीट करने वाले हैं, और इसी के साथ तुम्हारा जो डाइजेशन है वो हो जाता है कंप्लीट। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, माउथ में हो रहा था, 2 डाइजेशन हो रहे थे, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल टीथ की मदद से, केमिकल सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। फिर खाना आया तुम्हारे ईसोफेगस में, जो कि एक 25 सेंटीमीटर तक लंबा पाइप है, फूड पाइप है, जिसमें इस प्रकार का वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिनको पेरिस्टाल्सिस बोला जाता है। इसके बाद में खाना आता है स्टमक में। स्टमक में HCl रिलीज होता है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। साथ में ही यही HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए, लाइपेज फैट का डाइजेशन कराएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराएंगे। इसके बाद में खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे 2 और जगह से सिक्रेशंस आते हैं, डिटेलिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आखिरी में फिर आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो पूरा डाइजेशन है वो हो जाता है खत्म। क्या किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है इस पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल, GI ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पाइल? आसान क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, बताएंगे जवाब। ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिवर। शो द रिजल्ट्स, 55% ही बच्चों के सही जवाब हैं। ये तो पता होना चाहिए ना, बाइल कौन बना रहा है, लिवर बनाता है। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम? ओके, सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टोरेज ऑफ पाइल, 72.22। बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन, नहीं हार्मोन की बात नहीं, व्हाट इज द नेम ऑफ वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम?
ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेरिस्टालसिस बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ? ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या जाता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमाइलेज। अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, इनमें से कुछ भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी विल बी और करेक्ट आंसर। मुंह में कितने परसेंट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये भी बता दो मुझे। अगला हो जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक? 30 सेकेंड्स स्टार्ट। रोल ऑफ HCl, दो काम थे, दोनों में से कोई भी एक दिख जाए यहाँ पे अगर। ओके, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किसका काम था? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाइल का काम था। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड भी बाइल का काम था। पूछा जा रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम, बेटा फिर क्यों कंफ्यूजन हुआ? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, बाइल रिस्पॉन्सिबल था। और ये एक नखरा था, और एक नखरा ये था न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड मेकिंग द मीडियम एल्केलाइन, ये भी बाइल का काम था। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेगमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? ओके, स्टॉपिंग द पोल यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा? नॉट अ सेगमेंट पूछ रखा है, तो डिओडनम इज नॉट अ सेगमेंट क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेगमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी और करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन इनमें से पार्ट नहीं है? ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज किडनीज। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ होता है?
ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या जाता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है विलाई के चलते। ठीक है, इसके बाद में द एंजाइम पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ। ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा, स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी, दैट इज एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच यानी कि HCl की मौजूदगी में पीएच अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1.5 टू 3.5। ओके, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स शोज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंस आ जाता है। ओके, सही जवाब यहाँ पे जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज ऑल्सो नोन एज डॉडेड प्लांट, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अमर बेल की। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सही जवाब जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीन प्लांट, 77.78। परफेक्ट, इसके बाद में आ जाता है अगला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डू ऑर्गेनिजम्स डिराइव फ्रूट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सड़े गले खाने के ऊपर फीड करके कौन सा न्यूट्रिशन यहाँ पे हो रहा है, हिंट एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी, जिसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका फंगस। ठीक है, ये हो गया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब एक चीज जो मुझे तुम्हें बतानी है वो है प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रहा होता है। मेरा सवाल तुमसे ये है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए किन 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जवाब दीजिए, वो चारों चीज़ें बताइए जो कि प्लांट को ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, खुद का खाना बनाने के लिए। बताइए, सबके सब सो गए हो लग रहा है, जवाब दो भाई।
ओके, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, यस शीतल। और किस चीज की रिक्वायरमेंट है? यस, वाटर, क्लोरोफिल। शाबाश। तो यहाँ पे किस प्रकार से ये खुद से खाना बना रहे हैं ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो वो जो ऑर्गेनल होती है सेल के अंदर की एक ऐसी चीज जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, वो होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करवाता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है बेटा ये बताती हूँ मैं। तो क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का। एक ये मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर, रुको यार ये ऐसे तो दो सर्कल्स मुझसे कैसे ही बनेंगे, यहाँ से ऐसे बनाते हैं। ये एक मेम्ब्रेन और ये दूसरी मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है बेटा। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से सिक्के जमे हुए होते हैं। ये जो सिक्के जमे हैं इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। प्रोसेस को समझना बहुत आसान सी प्रोसेस है, ठीक है। ये जो सिक्के यहाँ पे जमे हुए हैं इनको बोला जाता है बेटा थाइलाकोइड्स, जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। इनके ये जो पूरा बंडल है थाइलाकोइड्स का, इसको बोला जाता है बेटा ग्रैनम, ठीक है। और ये थाइलाकोइड्स एक दूसरे से भी इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ये कनेक्टेड है, ठीक है। और जिस प्रकार से सेल जो है सेल के अंदर भरा हुआ होता है ना साइटोप्लाज्म, बिल्कुल उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर भरा हुआ रहता है एक लिक्विड जिसको बोला जाता है स्ट्रोमा। दिस इज द स्ट्रोमा। अब प्रोसीजर को समझना कि यहाँ पे किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होता है। देखो, सबसे पहले तो जो वाटर है, वाटर लाइट की मौजूदगी में, क्या बोला मैंने, सनलाइट पड़ी, सनलाइट की मौजूदगी में जो पानी है वो थाइलाकोइड में टूटता है। किस किस में टूटता है? एक तो वो बनाता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ऑक्सीजन जो रिलीज होती है बेसिकली जब भी हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम यानी कि प्लांट्स जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तब जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कौन सी वाली ऑक्सीजन है? वो कार्बन डाइऑक्साइड से आने वाली ऑक्सीजन है या वाटर वाली ऑक्सीजन है? तो देखना ये आपकी वाटर से ऑक्सीजन आई है। बचा क्या? बचता है हमारा हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये बेटा कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और बनाता है C6H12O6, यानी कि खाना जो प्लांट्स बना रहे होते हैं, ये बन गया, ठीक है। ये जो पहला वाला स्टेप था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये किसकी रिएक्शन में हो रहा है, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? तो ये बेटा हो रहा है लाइट की मौजूदगी में, इसीलिए इसको बोला जाता है लाइट रिएक्शन, पहला जो स्टेप हुआ। और क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, दूसरा वाला स्टेप डार्क में हो रहा है, लाइट की गैर मौजूदगी में हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में एक तो लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है, और फिर ये जो ऑक्सीजन है ये स्टोमेटा के थ्रू चली जाती है बाहर, और ये रहा आपका ग्लूकोज जो बन के रेडी होता है। एक और चीज, प्लांट्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल्स में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन किसमें? लिवर में स्टोर होता है, ठीक है। क्या ये चीजें सब लोगों को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? क्योंकि हमने न्यूट्रिशन भी देख लिया, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा भी देख लिया, हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रोसेस समझ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, फोटोसिंथेसिस का भी पूरा प्रोसीजर देख लिया। क्या किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं तो इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। ये डायग्राम है जहाँ से हम समझ सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर, जहाँ पे सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बना रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से बन रहा है? हम लोगों को ये भी क्लियर है कि ऑक्सीजन आपका आ रहा है वाटर से, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? तो क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं अब। चलो ठीक है, ओके।
तो फिर एज आई ऑलवेज से अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, सो टेक केयर एवरीवन, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।